हेलो दोस्तों, वेलकम टू क्रैक टेट। आई एम तनु शुक्ला। आज हम लोग हिंदी पेडागोजी के प्रैक्टिस सेट 8 को करने वाले हैं, जो कि आज का जो हमारा क्वेश्चंस होगा वो सी टेट 2019 का जो दिसंबर वाला पेपर था, पेपर 1 का मतलब प्राइमरी लेवल के क्वेश्चंस को आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। मैं आपको बता रही हूँ इसको कि हम लोग आज सी टेट 2019 जो कि दिसंबर में हुआ था, उसके हिंदी के क्वेश्चंस को मतलब हिंदी पेडागोजी के क्वेश्चंस को आज हम लोग करने वाले हैं। और ये हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 8 है। इसके पहले हम लोगों ने 7 प्रैक्टिस सेट कर लिए हैं हिंदी पेडागोजी के। ठीक है, इसी तरीके से हमारे इंग्लिश के हमारे हिंदी के साथ साथ ईवीएस के भी हम लोगों ने प्रीवियस ईयर की पेडागोजी को कंप्लीट किया है, और मैथ की भी हम लोग कर रहे हैं, और सीडीपी की भी हम लोग कर ही रहे हैं, और जल्दी हम लोग इंग्लिश और संस्कृत की भी करेंगे। ठीक है, तो मेरा नाम तनु शुक्ला है और मैंने सीटेट को 3 बार क्वालिफाई किया है, और आप लोग मेरा यहाँ पे स्कोर चेक कर सकते हैं। और उसके अलावा आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़े, और आप लोगों को अगर पीडीएफ चाहिए तो मैं यहाँ पे शेयर कर सकती हूँ। और आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़े, और वहाँ पे आपको सारे अभी तक के सारे वीडियोस को लिंक मिल जाएंगे, और आप हमारे फेसबुक ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। अगर आप फेसबुक पर आई क्रैक्ड इट टाइप करेंगे तो आपको वहाँ पे मिल जाएगी। हमारी फेसबुक पर हमारा जो ग्रुप है वो आपको मिल जाएगा, और उसके अलावा आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, और वहाँ पर अपने क्वेश्चंस को मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, मैं वहाँ पे आप लोग को रिप्लाई कर दूँगी। तो अभी हम लोग अपने क्वेश्चंस की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो आज हम लोग अब अपने पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और जो ये क्वेश्चन पेपर है, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ये जो 2019 का हमारा सीटेट हुआ था, 2019 का दिसंबर वाला जो सीटेट हुआ था, आज हम लोग उसके हिंदी के पेपर को डिस्कस कर रहे हैं। आज हम लोग उसके प्रश्नों को करने वाले हैं। ठीक है, तो आज हम लोग हिंदी पेडागोजी के प्रश्नों को करने वाले हैं, और मैं बहुत जल्द संस्कृत की भी कोशिश करती हूँ कि इस तरीके से हम लोग संस्कृत की पेडागोजी को भी डील करें। ठीक है, तो आज का हम अपना पहला प्रश्न देखते हैं, और देखते हैं कि हमारा आज का पहला प्रश्न क्या है। तो प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा आकलन करने का क्या उद्देश्य है। ठीक है, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा का आकलन करने का क्या उद्देश्य है, क्या मेन उद्देश्य है बच्चों की भाषा का आकलन करने का। ठीक है, यहाँ पे हमारा आज का पहला क्वेश्चन यही है। तो पहला ऑप्शन अगर हम देखें तो प्राथमिक स्तर पर ये प्राइमरी लेवल का हमारा जो पेपर हुआ था, उसके बाद उसके क्वेश्चन पेपर को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा का आकलन करने का। ठीक है, हम लोगों ने आकलन जो है वो पेडागोजी में पढ़ा था। ऐसा नहीं है कि हर सब्जेक्ट का आकलन अलग अलग होता है। अगर आपने एक बार आकलन मतलब इवैल्यूएशन के बारे में अपना अगर माइंडसेट तैयार कर लिया है, उसको समझ लिया है, तो आपको हिंदी पेडागोजी, इंग्लिश पेडागोजी, कोई भी सब्जेक्ट की पेडागोजी हो, हर जगह आपको वो हेल्प करने ही वाला है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है कि प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा का आकलन करने का क्या उद्देश्य है। तो पहला ऑप्शन है, अगर हम देखें पहले ऑप्शन को अगर हम देखें तो उनकी पठन क्षमता का आकलन करना, या फिर उसके भाषा प्रयोग की क्षमता का आकलन करना, या फिर उसकी लेखन क्षमता का आकलन करना, या फिर उसकी बोलने की कुशलता का आकलन करना। तो पहले बात मैं आपको बता दूं कि हमें सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अपना मूल्यांकन करना होता है। ठीक है, और हमें ऑप्शंस भी देखने होते हैं कि कौन सा ऑप्शन मतलब कौन सा सबसे बेस्ट ऑप्शन है। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो सबसे बेस्ट ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा कि उसकी भाषा प्रयोग करने की क्षमता का आकलन करना। ठीक है, जो प्राइमरी लेवल पे बच्चों की भाषा की क्षमता का आकलन हम करते हैं, तो वो क्या होता है कि उसके भाषा प्रयोग की क्षमता का आकलन करना। अगर हम लैंग्वेज की बात कर रहे हैं, ठीक है, लैंग्वेज यहाँ पे हिंदी भी हो सकती है, और इंग्लिश भी हो सकती है, और उसके बाद संस्कृत भी हो सकती है। ठीक है, मैं तीनों लैंग्वेज को यहाँ पे इंक्लूड करके आपको बता रही हूँ। जहाँ पर भी भाषा का आकलन करने की बात आए, ठीक है, तो हमें कहाँ पे क्या बच्चों की भाषा का हमें आकलन करना कैसे होता है। हम उनकी भाषा प्रयोग की क्षमता का आकलन कर सकते हैं। यही सबसे बेस्ट आंसर आपको मिलेगा, और यही हिंदी पेडागोजी में भी यही ऑप्शन आपको सही टिक करना है, और इंग्लिश में भी यही सही टिक करना है, और उसके अलावा संस्कृत की पेडागोजी में भी आपको यही आंसर वहाँ पे टिक करने हैं। जहाँ पर भी भाषा के आकलन करने का उद्देश्य पूछा जाए, तो उसके भाषा प्रयोग की क्षमता का आकलन करना। ठीक है, भाषा अगर हम प्रयोग कर रहे
रहे हैं तो उसमें हमारी अभिव्यक्ति भी आ जाती है, हमारे बोलने का तरीका आ जाता है, हमारे समझने का तरीका, हमारे विचार, हमारे सब कुछ उसमें आ जाते हैं। तो सबसे ब्रॉडर जो एरिया है वो इसी का है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन सही होगा। और हम देखते हैं कि अदर ऑप्शन सही क्यों नहीं होंगे, कि उनकी पठन क्षमता का आकलन करना। क्या हम पढ़ लेते हैं सिर्फ तो उससे हमारा भाषा का आकलन हो सकता है? ऐसे ही आप खुद भी सोच कर देखें कि जब आप इंग्लिश पढ़ते हैं या फिर संस्कृत पढ़ते हैं, पढ़ तो सभी लेते हैं, अक्षर तो सभी पहचान लेते हैं, ठीक है, उसको मिला के सभी सेंटेंस पढ़ लेते हैं, लेकिन समझ में आती है क्या, हमें समझ में आती है क्या, हमें समझ में नहीं आती। तो ये बहुत बड़ा मैटर करता है। इसलिए हमारा पठन क्षमता का आकलन करना ये बहुत संकीर्ण आंसर बनेगा, तो ये आंसर हमारा सही नहीं होगा। अगला अगर हम देखें कि उसकी लेखन क्षमता का आकलन करना, तो लेखन क्षमता का आकलन करना भाषा प्रयोग में लेखन क्षमता को भी शामिल किया जाता है, ठीक है। भाषा प्रयोग करने की क्षमता का मतलब ये है कि आप अपने विचारों को कैसे दे रहे हैं, आप लिखित में दे रहे हैं या मौखिक दे रहे हैं, किस तरीके से आप कर रहे हैं, वो दोनों बातें इसमें शामिल हो जाती है, ठीक है। और बोलने की कुशलता वो भी भाषा प्रयोग की क्षमता में शामिल हो जाती है, ठीक है। तो भाषा प्रयोग करने की जो कुशलता है, आप लोगों ने एक क्वेश्चन यहाँ पे सीख लिया है, और आप किसी भी पेडागोजी में, मतलब लैंग्वेज की पेडागोजी में आप इसे लगा सकते हैं कि जब हमें भाषा की बात आती है तो वहाँ पे आकलन करने का सबसे मेन मोटो हमारा यही होता है कि बच्चों के भाषा प्रयोग की क्षमता का आकलन किया जा सके। और बच्चों को भाषा सिखाने का भी सबसे अच्छा तरीका क्या होता है, बच्चों को भाषा प्रयोग करने का अवसर दिया जाए, ठीक है। ये दोनों आप लोग कर लेंगे और आपका ये क्वेश्चन जो है ऐसे ही बन के आता है। क्वेश्चन बहुत टफ नहीं आएंगे, क्योंकि जो लोग नए हैं उनके लिए उनके हिसाब से ही क्वेश्चन बनाया जाता है, ठीक है। जो लोग मतलब यहाँ पे बहुत बार दे चुके हैं तो उनके लिए ये क्वेश्चन इजी हो सकते हैं, और जो नए हैं उनके लिए तो थोड़ा सा उन्हें लगता ही है। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा भाषा आकलन में सबसे कम प्रभावी तरीका है, ठीक है। इनके क्वेश्चन पूछने का तरीका क्या है कि सबसे कम प्रभावी तरीका है, सबसे कम प्रभावी तरीका है, मतलब वो नेगेटिव आंसर को पूछ रहे हैं कि भाषा को आकलन करने का, भाषा के आकलन करने का, भाषा के मूल्यांकन करने का सबसे कम प्रभावी तरीका इसमें से कौन सा है। मतलब आप बता दीजिए कि नेगेटिव पॉइंट इसमें से कौन सा है। तो कहानी कहना, तो भाषा का आकलन अगर हम कर रहे हैं, किसी बच्चे को हम कहानी कहने के लिए बोल रहे हैं कि मतलब कोई भी रियल लाइफ स्टोरी को सुनाने की बात करें या फिर कोई भी कहानी हम बच्चों को कहने के लिए कह रहे हैं, तो उससे हम बच्चों की भाषा का आकलन बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कम प्रभावी में नहीं आएगा, ये बहुत पॉजिटिव होगा। और इसके बाद कहानी लिखना, तो कहानी लिखना भी बच्चा अपने आप को अभिव्यक्त कर रहा है कहानी के माध्यम से, अपने विचारों को लिखने के माध्यम से दे रहा है, तो ये भी एक अच्छा प्रभावी तरीका होता है भाषा आकलन का। और घटना का वर्णन करना, जैसे कि मेरे लाइफ में कोई घटना घटी, मैंने बच्चों से कहा कि मतलब मैंने बच्चों से ये बोला कि आप अपने लाइफ पर आपने अपनी दिवाली कैसे मनाई, या फिर आपने होली कैसे मनाई, या फिर आप कहीं घूमने गए थे तो वहाँ पे सब कुछ कैसा था, उसका वर्णन करें। तो बच्चे जो है वो अपने लाइफ का, अपने लाइफ से जुड़ी हुई किसी घटना का अगर वर्णन करते हैं तो उससे भी हमें बच्चे की विचार की अभिव्यक्ति, भाषा की अभिव्यक्ति और भाषा प्रयोग करने की क्षमता करने का अवसर हम बच्चों को देते हैं, और उससे बच्चों का हम बेटर तरीके से आकलन कर सकते हैं। इसलिए घटना वर्णन भी पॉजिटिव पॉइंट में जाएगा। लेकिन जो श्रुत लेख होता है, सुनकर लिखना, ठीक है, जो सुनकर लिखना होता है, श्रुत लेख होता है, वो भाषा आकलन करने का बहुत अच्छा तरीका नहीं होता, ठीक है। अगर मैं बोल रही हूँ क्लास में और बच्चे लिख रहे हैं, लिख पा रहे हैं कि नहीं लिख पा रहे हैं, ये भाषा आकलन करने का तरीका बहुत अच्छा नहीं होता। लेकिन यहाँ पे जो अगर हम 3 पॉइंट को देखेंगे, कहानी कहना, कहानी लिखना, घटना का वर्णन करना, तो ये सब जो है वो पॉजिटिव में शामिल किए जाते हैं। लेकिन जो श्रुत लेख है उसे बहुत इफेक्टिव नहीं माना जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हमारा डी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही होगा। और इस ऑप्शन मतलब अगर आप एक लैंग्वेज की पेडागोजी को समझ जाते हो तो आप वही संस्कृत में भी लगा सकते हैं, वही इंग्लिश में भी लगा सकते हैं, और वही हिंदी में भी लगा सकते हैं, ठीक है। और मैं आपको संस्कृत और इंग्लिश के क्वेश्चन भी सॉल्व करके दिखाऊंगी कि आप इसी कॉन्सेप्ट से उसके क्वेश्चन भी इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि आकलन की प्रक्रिया में केवल बच्चे की क्षमताओं का आकलन नहीं होता, बल्कि शिक्षण प्रक्रिया का भी आकलन होता है। यह विचार कैसा है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि आकलन प्रक्रिया में केवल बच्चे की क्षमता का आकलन नहीं होता, बल्कि शिक्षक की शिक्षण प्रक्रिया का भी आकलन होता है। देखिए आकलन से ये तीसरा क्वेश्चन है, और इसमें यह कहा जा रहा है कि जब हम आकलन करते हैं तो उसमें बच्चे की क्षमता का तो आकलन करते ही करते हैं, लेकिन हमें शिक्षक जो है उसने कैसा पढ़ाया है इसका आकलन भी किया जाता है। तो जो ये विचार है वो कैसा है, पूर्णतः सही है या फिर थोड़ा सा सही है, अंशतः सही है, या फिर पूर्णतः गलत है,
है या फिर निराधार है। तो पहली बात तो ये कि पूर्णतः गलत है और निराधार है, इसका तो कोई जगह ही नहीं है यहाँ पे, ठीक है। और आप लोगों ने आकलन की सब आपने आकलन अगर पढ़ा है, मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, तो आपको एक बार मैंने वहाँ पे हमेशा क्लियर किया कि वहाँ पे बच्चे का तो आकलन होगा ही होगा, लेकिन साथ में बच्चे शिक्षक के शिक्षण प्रक्रिया का भी आकलन होगा। शिक्षक भी ये जानेगा कि उसने सही शिक्षण विधि का प्रयोग किया कि नहीं किया, उसने जो विधि अपनाई उससे बच्चे समझ पाए कि नहीं पाए। तो मतलब ये सब तरीका भी होता है आकलन का, ये भी मोटो होता है आकलन का। तो ये कथन जो है वो पूर्णतः सही है, ठीक है। यहाँ पे हमारा जो ये कथन है वो पूर्णतः सही है और ये हमारा ये क्वेश्चन जो था हमारे कॉमन सेंस पर बेस्ड था, ठीक है। ये जो हमारा क्वेश्चन है वो कॉमन सेंस पर ही बेस्ड है। और अगला क्वेश्चन है, अगर हम अगला क्वेश्चन देखें तो हमारा 108 नंबर तक का क्वेश्चन हो गया। और हम यहाँ पे देखते हैं अगला क्वेश्चन कि रीमा ने तीसरी कक्षा में पढ़ने वाली रितिका की भाषा क्षमता, भाषा निष्पादन संबंधी क्रमिक प्रगति का ब्यौरा उसके अभिभावकों को दिया। तो रीमा ने किसके आधार पर यह जानकारी दिया, ठीक है। रीमा ने तीसरी कक्षा में पढ़ने वाली रितिका की भाषा क्षमता, रितिका की भाषा क्षमता, भाषा निष्पादन संबंधी क्रमिक प्रगति का ब्यौरा उसके अभिभावकों को दिया। एक लड़की के भाषा क्षमता का और उसने भाषा में कैसा परफॉर्म किया, निष्पादन का मतलब परफॉर्मेंस होता है, तो भाषा निष्पादन संबंधी क्रमिक प्रगति का ब्यौरा उसके मतलब क्रमिक प्रगति का ब्यौरा अभिभावकों को दिया। तो रीमा ने ये किसके आधार पर ये जानकारी दी, अवलोकन के आधार पर। तो अवलोकन जो होता है वो रिटन फॉर्म में नहीं होता, तो इसके आधार पर आप किसी को इतनी सटीक जानकारी नहीं दे सकते हैं। और पोर्टफोलियो, तो यहाँ पे जो हमारा आंसर बनेगा वो पोर्टफोलियो बनेगा, क्योंकि पोर्टफोलियो की यही परिभाषा ही होती है कि उसमें बच्चों की क्रमिक प्रगति का ब्यौरा होता है। तो जो ये पोर्टफोलियो से जो क्वेश्चन है ना वो आपको इंग्लिश पेडागोजी में भी देखने को मिलेंगे और संस्कृत पेडागोजी में भी देखने को आपको मिलेंगे। और मैं आपको जब क्वेश्चन कराऊंगी तो मैं वहाँ पे दिखाऊंगी, लेकिन आप यहाँ पे समझ लीजिए कि बच्चों के कोई भी मतलब यहाँ पे भाषा को आधार माना गया, क्योंकि ये भाषा का मतलब ये लैंग्वेज की पेडागोजी है, लेकिन वहाँ पे जो पोर्टफोलियो होता है वो बच्चे की जो हमारा अगला क्वेश्चन है कि पहली कक्षा में लिखना के अंतर्गत क्या आता है, वाक्य लिखना। तो क्या पहली कक्षा में आप वाक्य लिखेंगे? नहीं लिखेंगे, ठीक है। पहली कक्षा में क्लास 1 में पढ़ रहे हो आप, तो क्या आप वाक्य लिखने लग जाएंगे? उसमें नहीं लिखेंगे। शब्द लिखना, अक्षर लिखना या फिर चित्र बनाना। तो यहाँ पे हमारा डी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही आंसर बनेगा कि जो चित्र बनाना होता है वो लिखने का जो सबसे पहला स्टेज होता है और उसे हम चित्र बनाने के अंतर्गत इंक्लूड करते हैं। पहली कक्षा में जो बच्चा होता है जो इस तरीके से लाइन खींचेगा, इस तरीके से लिखेगा, मतलब उस तरीके से अजीब अजीब तरीके से लाइंस बच्चा जो है वो बनाता है और इसे चित्र बनाने के अंतर्गत शामिल किया जाता है। तो पहली कक्षा में जो लिखना होता है वो चित्र बनाने के अंतर्गत शामिल होता है। कुछ लोग मेरे इस आंसर से सहमत नहीं होंगे, मेरे बहुत सारे क्लासमेट ने भी इस क्वेश्चन को गलत किया था कि कुछ लोगों को लगा था कि अक्षर बनाना या फिर शब्द लिखना यहाँ पे आंसर हो सकता है। लेकिन आप एक प्रैक्टिकल अप्रोच अगर रख के जाएंगे, अगर आप देखेंगे कि जो बच्चा जब फर्स्ट लेवल पे होता है और लिखना सीखता है तो वो अजीब अजीब तरीके से लिखना सीखता है। तुरंत ही मतलब क नहीं लिखता, तुरंत ही ए नहीं लिखता, मतलब वो अलग अलग तरीके से पहले पेन पकड़ना सीखता है, लाइन्स बनाना सीखता है, उसके बाद ये वो अक्षर और शब्द बनाना सीखता है बाद में। तो जो पहली कक्षा में जो लिखना है, लिखने के अंतर्गत चित्र बनाने को भी शामिल किया जाता है। तो आप इसे एकदम नोट करके रख लीजिए, क्योंकि यहाँ पे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। और अगला क्वेश्चन है कि प्राथमिक स्तर पर पढ़ना सीखने में सबसे कम महत्वपूर्ण क्या है। सबसे कम महत्वपूर्ण हमें देखना है, यहाँ पे सबसे कम महत्वपूर्ण को हमें देखना है कि प्राथमिक स्तर पर पढ़ना सीखने में सबसे कम महत्वपूर्ण क्या है। अनुमान लगाना, संदर्भ के अनुसार अर्थ लगाना, अक्षर की पहचान करना या फिर पढ़ने का उद्देश्य। तो अनुमान लगाना, अक्षर की जो पहचान करना होता है वो सबसे ज़्यादा कम महत्वपूर्ण होता है। ऐसा नहीं है कि ये इम्पोर्टेंट नहीं है, ये इम्पोर्टेंट है, लेकिन आप देखिए कि सबसे कम इम्पोर्टेंट है। 4 ऑप्शन आपके सामने रखे गए हैं और इसमें सबसे कम इम्पोर्टेंट जो है वो अक्षरों की पहचान करना है। और कुछ लोगों को इसमें डाउट हो सकता है, लेकिन मैं आपको कहूँगी अगर आपको जहाँ भी आंसर में डाउट हो आप ऑफिशियल की के साथ जाइए और वहाँ पे आंसर देखिए। मैंने भी यही आंसर मार्क किया था और मेरा बिल्कुल ये क्वेश्चन सही था और मैंने ऑफिशियल की के अकॉर्डिंग ही आपको आंसर बताए हैं। तो जो अक्षर की जो पहचान करना है वो सीखने में, पढ़ना सीखने में सबसे कम महत्वपूर्ण है। अनुमान लगाना,
का मतलब ये हुआ कि मैं कोई भी वर्ड पढ़ रही हूँ और उसके सामने मतलब कोई अनुमान लगा के मैं उसके आगे का भी वर्ड बोल रही हूँ, तो ये अनुमान लगाना होता है और पढ़ना सीखने में इसे अच्छा पॉइंट माना जाता है। और संदर्भ के अनुसार अर्थ लगाना, तो इसे भी अच्छा समझा जाता है, क्योंकि पढ़ने में, क्योंकि जब आप कॉम्प्रिहेंशन वाला क्वेश्चन को सॉल्व करते हो तो वहाँ पे जब आपको वर्ड मीनिंग मिलते हैं, मतलब वो कैप के क्वेश्चन मिलते हैं, तो आप उसका आपको अगर मीनिंग याद नहीं होता, मतलब पता नहीं होता, लेकिन आप उस पैसेज को पढ़ते हो और उसके अकॉर्डिंग आप आंसर निकालने की कोशिश करते हो कि इस वर्ड का ये मीनिंग हो सकता है, तो वो संदर्भ के अनुसार अर्थ लगाना पढ़ना सीखने में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। और पढ़ने का उद्देश्य तो महत्वपूर्ण होता है, लेकिन अक्षर की पहचान करना पढ़ना सीखने में सबसे कम महत्वपूर्ण होता है। ऐसा नहीं है कि ये महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि चारों ऑप्शन में अगर हम देखेंगे तो सबसे लीस्ट लेवल पे सबसे कम महत्वपूर्ण जो होगा वो हमारा सी ऑप्शन जो होगा वो होगा। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे कम महत्वपूर्ण जो होगा वो अक्षर की पहचान करना होगा। और अगला है कि भाषा अर्जन क्षमता किसके साथ जुड़ी हुई है। भाषा अर्जन करने की जो क्षमता है, इसे आपको एकदम अच्छे से याद करके रखना है, क्योंकि ये आपको इंग्लिश में भी हेल्प करेगा, पेडागोजी में, हिंदी में भी हेल्प करेगा, और संस्कृत पेडागोजी में भी ये आपको हेल्प करने वाला है। भाषा अर्जन करने की जो क्षमता है वो चॉम्स्की के साथ डायरेक्टली जुड़ी हुई है। इन्होंने ही कहा है कि हमारे ह्यूमन बीइंग में, मतलब कि मानव में लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस होता है, और जिसके थ्रू जो है मानव बोलना बच्चा जो है वो बच्चे में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है। ठीक है, तो जहाँ पर भी ये आए कि भाषा सीखने की जन्मजात, बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है, तो यह किससे जुड़ा हुआ है कथन, तो यह जो कथन है वो चॉम्स्की से ही जुड़ा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। जिन्हें पता है उन्हें उनके लिए अच्छा है, जिन्हें पता नहीं है वो इस क्वेश्चन को लिख कर रख लें कि भाषा अर्जन की जो क्षमता होती है वो चॉम्स्की से जुड़ी हुई है। ठीक है, और अगला है कि अगला क्वेश्चन अगर हम देखें तो 112 हो गया। अगर हम इधर देखें 113 कि प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने में भाषा संबंधी कौन सा संसाधन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। भाषा सीखने के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण इसमें से कौन सा संसाधन है। कंप्यूटर है, बाल साहित्य है, समाचार पत्र है, या फिर टेलीविज़न है। तो प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने में भाषा संबंधी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो है वो बाल साहित्य होता है, चाहे वो प्राइमरी की बात की जाए या फिर वो अपर प्राइमरी की बात की जाए, दोनों में ही बाल साहित्य को सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। ठीक है, बाल साहित्य को सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो है वो माना जाता है। यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन जो है वो सही है। ऐसा नहीं है कि अदर इम्पॉर्टेंट नहीं है, अदर इम्पॉर्टेंट है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट है वो बाल साहित्य को ही माना जाता है। यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आप इस क्वेश्चन को मैं अगर अभी आपको करके दिखाऊंगी, अलग अलग फॉर्म में ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। और बच्चे अपनी मातृभाषा का प्रयोग करते हुए हिंदी भाषा की क्षमता की कक्षा में अपनी बात कहते हैं, यह क्या है। बच्चे अपनी मातृभाषा का प्रयोग करते हुए हिंदी भाषा की कक्षा में अपनी बात कहते हैं, तो यह जो बात है वो स्वाभाविक है, निंदनीय है, विचारणीय है, या फिर अनुचित है। तो मातृभाषा का जो प्रयोग बच्चा अपनी कक्षा में करता है, हिंदी भाषा की कक्षा में करता है, या फिर किसी भी कक्षा में करता है, तो वह जो होती है बात करना जो होती है वो स्वाभाविक होता है। बच्चे अगर अपनी मातृभाषा का प्रयोग करके बातें कर रहे हैं तो उनकी ये जो अभिव्यक्ति है वो स्वाभाविक है। ठीक है, अभी जब हम लोग इंटर्नशिप में जब हम लोग फर्स्ट सेमेस्टर में इंटर्नशिप में गए थे और हमारा पेडागोजी से खास कनेक्शन था नहीं उस समय, तो मतलब तब बच्चे जब क्लास में अपनी मातृभाषा का प्रयोग करके बोलते थे, तो हम लोग बच्चों को सिखाते थे कि आपको मतलब खड़ी हिंदी बोलना चाहिए, एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज को यूज़ करना चाहिए स्कूल में। लेकिन उस समय हमें पता नहीं था कि पेडागोजी में इस तरीके की बातें होती हैं। तो जब मैंने सेकेंड सेमेस्टर में जब सीटेट को क्लियर किया, तो तब मैंने पेडागोजी को पढ़ा, तब मुझे समझ में आया कि हमें बच्चों को मातृभाषा का उनकी मातृभाषा के प्रयोग को हमें कक्षा में रोकना नहीं चाहिए, बल्कि हमें उनके हिसाब से ही चलना चाहिए। ठीक है, हमें चीज़ों को बताना तो चाहिए, लेकिन हमें उनके मातृभाषा के प्रयोग को हतोत्साहित कक्षा में नहीं करना चाहिए। तो बच्चे अगर अपनी मातृभाषा का प्रयोग कक्षा में कर रहे हैं, तो ये जो बात करने की जो क्षमता है बच्चों की, यह जो बात है वो स्वाभाविक है। लेकिन अगर आप पेडागोजी को नहीं पढ़ते हो और आप अपने प्रैक्टिकल लाइफ से इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, तो आपकी कोई तो इसमें निंदनीय लगा लेगा, तो कोई अनुचित भी लगा सकता है और कोई विचारणीय भी लगा देगा। लेकिन अगर आपने पेडागोजी को पढ़ा है तो आप तीनों में से कोई आंसर नहीं करोगे, बल्कि आप बच्चे की अभिव्यक्ति को स्वाभाविक अभिव्यक्ति मानेंगे और उसके हिसाब से ही ए ऑप्शन को टिक करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। और अगला क्वेश्चन है
कि बहुभाषिकता हमारी पहचान है और हमारी किसका अंग है। बहुभाषिकता जो है वो हमारा पहचान भी है और हमारी सभ्यता और संस्कृति का अंग भी है। ए ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है। बहुभाषिकता हमारी पहचान भी है और हमारी सभ्यता और संस्कृति का अभिन्न अंग भी है। तो मैं आपको बता दूं, जो बहुभाषिकता होती है, कक्षा में जो बहुभाषिकता होती है, जो मल्टी लैंग्वेज होता है इंग्लिश में, तो जो बहुभाषिकता होती है हमेशा वो संसाधन के रूप में हमें देखना चाहिए। ठीक है, एक टीचर को बहुभाषिकता को एक संसाधन के रूप में अपनी कक्षा में देखना चाहिए, ना कि एक चुनौती या फिर समस्या के रूप में देखना चाहिए। तो बहुभाषिकता जो होती है वो एक संसाधन होता है और बहुभाषिकता जो होती है वो हमारी सभ्यता और संस्कृति का अभिन्न अंग है। मैं आपको इसके कुछ एग्जांपल्स भी देती हूँ। जो हमारा इंडिया है वो विविधता में एकता है। ठीक है, हमारा जो भारत है वो विविधता में एकता वाला देश है। हमारा पहनावा अलग है, मतलब हमारे भारत में अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, उनका पहनावा अलग है, उनके रहने का तरीका अलग है, उनके फेस्टिवल अलग हैं, उनके बुक्स अलग हैं, उनकी लैंग्वेज अलग है, उनका रंग रूप अलग है, उनका बहुत हर चीज़ अलग है। लेकिन फिर भी इतनी विविधता के बाद भी हम लोग एक देश में यूनिटी के साथ रह रहे हैं, तो यही हमारी एकता है। तो जो बहुभाषिकता होती है वो हमारी सभ्यता और संस्कृति का एक अभिन्न अंग है। तो इस तरीके से आपको बहुभाषिकता को एक संसाधन के रूप में डील करना होगा हमेशा। ठीक है, यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही आंसर बन रहा है। और अगला क्वेश्चन है कि प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तक में कार्टून का प्रयोग, भाषण का प्रयोग, विज्ञापन आदि बच्चों के भाषा दक्षता के विकास में क्या करते हैं। तो आप लोगों ने अगर बच्चों की बुक्स को देखा होगा, एनसीईआरटी की बुक को देखा होगा, या फिर प्राइमरी लेवल के सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड, या फिर यूपी बोर्ड, या फिर किसी भी बोर्ड का बुक अगर आपने देखा है तो बच्चों को पढ़ाया है, तो आपने देखा होगा कि बच्चों की बुक्स में कार्टून का भरपूर मात्रा में यूज़ किया गया होता है और विज्ञापन का भी भरपूर मात्रा में बच्चों के बुक्स में यूज़ किया गया होता है। तो ये भाषा क्षमता के विकास में सहायता करती है। ठीक है, तो जो ये पाठ्य पुस्तक में कार्टून, भाषण, विज्ञापन आदि का यूज़ किया जाता है, ये बच्चों के भाषा क्षमता को बढ़ाने के विकास में सहायता करते हैं। बाधक नहीं होते, निरर्थक भी नहीं होते और अनुपयोगी नहीं होते, बल्कि ये सहायक होते हैं। ठीक है, तो आप हिंदी पेडागोजी को इग्नोर करके मत जाइए, ये आपके नंबर को बढ़ा सकते हैं एग्जामिनेशन में। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़े इजी भी आते हैं और आपके मतलब अगर आप तो कॉमन सेंस को यूज़ करेंगे तो आपके क्वेश्चन अच्छे हो सकते हैं, क्योंकि आपको इसके लिए कोई आप पेडागोजी के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं तो आपको समझ में आ रहा होगा कि आपको पेडागोजी के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कोई विशेष थियरी को पढ़ना ही नहीं है, बल्कि जितने ज़्यादा क्वेश्चन आप सॉल्व कर सके और स्पेशली प्रीवियस ईयर के, तो आपको आइडिया मिल जाएगा और आपकी समझ जो है वो विकसित हो जाएगी इन सब बातों पे। अगला क्वेश्चन है कि 5वीं कक्षा की सुहानी पांचों, किन्हें, आंखें, दोनों आदि शब्द लिखती है। आप सुहानी के लेखन क्षमता के बारे में क्या कहेंगे? एक टीचर होने के नाते आप क्या कहेंगे? वह अनुनासिक चिन्ह का बिल्कुल प्रयोग नहीं जानती, लेकिन अगर वो अनुनासिक शब्द चिन्ह का प्रयोग नहीं जानती तो वो हर जगह यूज़ ना करती, तो ये तो नहीं होगा। वह अनुनासिक चिन्ह के प्रयोग के प्रति सजग है। अगर वो सजग है अनुनासिक चिन्ह के प्रयोग के प्रति, तो वो हर जगह उसको यूज़ नहीं कर देती, बल्कि जहाँ पे ज़रूरत होती वहाँ पर यूज़ करती, तो ये भी नहीं होगा। और वह अनुनासिक चिन्ह के प्रयोग के प्रति लापरवाह है, तो लापरवाह नहीं है, बल्कि वो डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही होगा कि जो बच्ची है सुहानी, वह अनुनासिक चिन्ह के नियम के प्रति नियम का अति सामान्यीकरण कर लिया है। बच्ची ने अनुनासिक चिन्ह के नियम का अति सामान्यीकरण कर लिया है, इसलिए वो हर जगह अनुनासिक का यूज़ कर रही है। ठीक है, तो अति सामान्यीकरण करने का मतलब मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने अगर कोई भी रूल पढ़ा और हर जगह मैं उसी को अप्लाई कर रही हूँ, तो इसका मतलब ये है कि मैंने उस रूल का अति सामान्यीकरण कर लिया और मैं उसको हर जगह यूज़ करने लगी। ये क्वेश्चन आपको बहुत बार देखने को मिलेगा, हिंदी पेडागोजी में आपको बहुत बार देखने के लिए मिलेगा। तो आपको यही आंसर को टिक करना है कि बच्चा जो है वो एक तरीका सीखकर उसी को बार बार अप्लाई कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि उसने उस विशेष नियम का अति सामान्यीकरण कर लिया है। ठीक है, तो आपको मैं बहुत सारे क्वेश्चन में दिखाऊंगी कि ऐसे क्वेश्चन जो है वो पूछे गए हैं। और अगला है कि विद्यालय में भाषा शिक्षण के लिए कोई कार्यक्रम शुरू करते समय सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तो क्या है सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण उसमें? भाषा कार्यक्रम शुरू करते समय सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है? तो बच्चे की लिखित क्षमता को पहचानना, बच्चे की सहज भाषाई क्षमता को पहचानना। तो सबसे पहली बात तो मैं आपको आंसर बताती हूँ कि यहाँ पे बी ऑप्शन होगा, बच्चे की सहज भाषाई क्षमता को पहचानना किसी भी कार्यक्रम को शुरू करने का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है। तो किसी भी भाषा शिक्षण के लिए कोई भी कार्यक्रम शुरू करते समय सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है कि बच्चे की सहज भाषाई क्षमता को पहचान सके या पहचाना जा सके। ठीक है, और सहज भाषाई क्षमता में लिखना, मौखिक, पढ़ना सब कुछ शामिल होता है। ये ब्रॉड
सेंस में हम इसका यूज़ करते हैं। बच्चे की लिखित क्षमता तो किसी एक पक्ष की बात कर रहा है, पढ़ने मौखिक अभिव्यक्ति ये भी एक पक्ष की बात कर रहा है, पढ़ने की क्षमता ये भी एक पक्ष की बात कर रहा है। लेकिन जो बच्चे की सहज भाषाई क्षमता को पहचानने की बात है, ये एक ब्रॉडर सेंस में यूज होने वाला शब्द है। जहाँ पर बच्चा ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहा है, जहाँ पे बच्चा अपने कंफर्ट जोन में है, तो वो हमारा ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही और सटीक आंसर हमारा बनता है। अगला है कि कई बार बच्चे जब स्कूल आते हैं तो 2 या 3 भाषाओं को और बोलने की क्षमता से लैस होते हैं। कई बार बच्चे जब स्कूल आते हैं तो 2 या 3 भाषाओं को बच्चे जब स्कूल आते हैं तो वो अगर प्राइमरी स्कूल में जा रहे हैं, वो सरकारी स्कूल में, तो वो आंगनवाड़ी में जाएंगे। अगर वो इंग्लिश मीडियम में जा रहे हैं तो, या फिर शिशु मंदिर में जा रहे हैं तो वो एलकेजी में जाएंगे, यूकेजी में जाएंगे, इस तरीके से वो जाएंगे। ठीक है, तो जो बच्चे हैं जब स्कूल में आते हैं तो क्या जब आते हैं तभी उन्हें पढ़ना आता रहता है? नहीं आता है। उन्हें ना पढ़ना आता है उस समय, ना उन्हें लिखना आता है, ना ही उनके अंदर रटने की, ना तो वो रटते हैं। ठीक है, तो बच्चे जो है यहाँ पे 2 या 3 भाषाओं को बोलने और समझने और बोलने की क्षमता से लैस होते हैं। जैसे कि बच्चा जो है कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो खड़ी हिंदी भी जानते रहते हैं और अपनी मातृभाषा भी जानते रहते हैं। तो जैसे कि यूपी की बात करें तो यूपी में लोग भोजपुरी भी जानते हैं बच्चे, और खड़ी भी हिंदी भी जानते हैं। तो 1-2 भाषाएं जो है हर बच्चा जो है समझने और बोलने की क्षमता से लैस होता है जब वो स्कूल जाता है। मतलब जब बहुत अर्ली एज में बच्चा जो है 5-6 साल में स्कूल जाता है तो इतना उसे आता रहता है। लेकिन पढ़ने लिखने रटने की बात वहाँ पे नहीं होती है। और आज का जो लास्ट क्वेश्चन है कि किसी भी विषय को सीखने का मतलब है उसकी अवधारणा और विषय वस्तु को सीखना, या फिर उसकी विषय वस्तु और उपयोगिता को सीखना, या फिर अवधारणा और शब्दावली को। तो यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। और कुछ लोगों को यहाँ पे डाउट हो सकता है, लेकिन ये क्वेश्चन मेरा भी गलत हुआ था, लेकिन आयोग के अनुसार हमें यही आंसर मिला था। इसमें मेरे मार्क्स भी कटे हुए हैं, इसलिए हमारा सी ऑप्शन हम इसके साथ जाएंगे कि किसी भी विषय को सीखने का मतलब है उसकी अवधारणा को सीखना और उसकी शब्दावली को सीखना। यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही होगा। और आप इसे प्रैक्टिकल लाइफ में भी सोच कर देख सकते हैं कि अगर आप किसी भी विषय को सीख रहे हैं, अगर आप उसके बेसिक कॉन्सेप्ट को नहीं जानते, उसके शब्द को नहीं जानते, उसके शब्द के मतलब को नहीं जानते हैं, तो आप उस विषय को नहीं सीख पाते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारा अगर हम कोई भी विषय सीखते हैं तो सबसे पहले हमें उसके बेसिक कॉन्सेप्ट को और उसके वोकैब को मजबूत करना पड़ता है, तभी हम उस स्पेसिफिक सब्जेक्ट को सीख पाते हैं। तो यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही आंसर बनेगा। और हम लोगों ने अभी तक 15 क्वेश्चन को डिस्कस किया, जो कि सीटेट 2019 में क्वेश्चन पेपर हुआ था दिसंबर वाला। तो इस प्राइमरी वाला मतलब फर्स्ट पेपर का हम लोगों ने हिंदी पेडागोजी के 15 क्वेश्चन्स को डील कर लिया है आज। और हम लोग कल 15 क्वेश्चन को और डील करेंगे। और मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं संस्कृत की पेडागोजी को आप लोगों के सामने लेकर आऊँ बहुत जल्द, कम से कम ज़्यादा कुछ नहीं तो प्रीवियस ईयर मैं आप लोगों को करा ही दूँ। और उसके बाद आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, और अगर आप लोगों को पसंद आए और यूज़फुल लग रहे हों तो आप वीडियो को लाइक भी करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और बेल आइकन को प्रेस करें और डेली वीडियोस को देखें।